दोस्तों स्वागत है आपका केएन ग्लोबल स्टडीज के चैनल में। आज हम बात करेंगे समसामयिक मुद्दे में। आज उन संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। यूजीसी का मुद्दा क्या है, ये मुद्दा क्यों हो रहा है इतना विरोध, आखिर वास्तविक कारण क्या है? क्या कौवा कान ले गया वही करके सब लोग विरोध कर रहे हैं, कि वास्तव में कुछ बिंदु हैं उसके पीछे जिसमें विरोध हो रहा है? लेकिन आइए हम इस पर बहस करेंगे, इसको जानेंगे, लेकिन उस पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि जो आपकी प्रीलिम्स परीक्षा, मेंस परीक्षा और इंटरव्यू की परीक्षा में काम आए। हम इसको बहस के विषय से नहीं पढ़ेंगे, इसको ये जानेंगे कि वास्तव में वो कानून है क्या, वास्तव में उसमें बदलाव क्या हुए और विरोध क्यों है। तो लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं यूजीसी के बारे में कि यूजीसी है क्या और यूजीसी का गठन कब हुआ। तो ध्यान रखेंगे, यूजीसी की शुरुआत जो है वो 1944 के सार्जेंट रिपोर्ट से शुरू होती है। एक सिफारिश हुई विश्वविद्यालय अनुदान गठित करने की, और 1945 में जो ये समिति थी सार्जेंट रिपोर्ट, जो सार्जेंट की, उसने जो है दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस, अलीगढ़ का पर्यवेक्षण किया और 47 तक इसने कहा कि पूरे सभी विश्वविद्यालय इसके अंदर शामिल हों। 1948 में राधा कृष्णन द्वारा की अध्यक्षता में जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया, इसको यूके, यूनाइटेड किंगडम के मॉडल पर गठित करने की सिफारिश की। और उसके बाद 1952 में इसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो गया, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1953 में औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया, और 1956 में एक वैधानिक निकाय बन गया। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम ये जानेंगे कि 1956 से ही मेन इसका गठन होता है। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नामित अन्य सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। मौके पर इसके चेयरमैन, एक्टिंग कार्यवाहक के रूप में विनीत जोशी जी हैं, और बजट इसका 4,693 करोड़ है सालाना बजट इसका सरकार की तरफ से। और जो विश्वविद्यालयों को अनुदान दिए जाते हैं, जो फेलोशिप दी जाती हैं, अन्य कार्यक्रम लागू होते हैं, वो इन्हीं की तरफ से। मेन काम इसका उच्च शिक्षा से रिलेटेड रेगुलेशन और उनको लागू कराना, उनका पालन कैसे हो, कैसे चले, ये काम कराना है। तो ये तो एक यूजीसी का परिचय हुआ। लेकिन अब आते हैं कानून यूजीसी का क्या है। देखिए, इसकी बहस तो शुरू हो गई जब हैदराबाद विश्वविद्यालय के तेलंगाना में एक पीएचडी का छात्र था, रोहित चक्रवर्ती वेमुला। उसने 17 जनवरी 2016 में आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या में बताया गया कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस घटना ने जाति और शिक्षा पर बहस लाके खड़ा कर दिया। ध्यान रखिए, उस समय तो यह मामला फैला था कि यह एससी या एसटी छात्र है, लेकिन वास्तव में वह ओबीसी छात्र था जो बडेरा जाति से था। तो ओबीसी के लिए कोई ऐसा कानून नहीं था कि जो उनकी सुरक्षा कर सके उच्च शिक्षा संस्थानों में। तो क्या हुआ, यूजीसी ने कानून ले आया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। उस कानून का नाम है, ध्यान से सुनेंगे, समता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026। ये कानून का नाम है। उद्देश्य क्या है? जाति आधारित भेदभाव का उन्मूलन करना, ये उद्देश्य हो गया। अब इसमें क्या हुआ, एससी एसटी को तो पहले से ही उसमें वो शामिल थे, ठीक, दिव्यांग महिला ये सब शामिल थे, लेकिन ओबीसी नहीं शामिल था इसमें। कि ओबीसी के विरुद्ध अगर कोई अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है तो उसको कैसे कानूनी सुरक्षा मिलेगी एक विश्वविद्यालय कैंपस में। तो इसको उन्होंने लाके इसमें स्पष्ट कानूनी सुरक्षा दिया ओबीसी को, ठीक। इसमें जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान, विकलांगता, ये सब भी लागू हैं। ये सब चीज़ें भी लागू हैं पहले से ही। तो इसका उद्देश्य हमने बताया, सामाजिक समावेशन, समान पहुंच को बढ़ावा देना और परिसरों में भेदभाव से संबंधित शिकायतों का समाधान करना, ये हो गया। अब और इसमें ये बहुत ही कठोर लगाया गया है कि अगर इसमें संस्थान जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, अगर वो इसको लागू नहीं करेंगे तो उनको उनकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी, उनकी यूजीसी के अनुदान खत्म कर दिए जाएंगे, डिग्री डिस्टेंस या ऑनलाइन अन्य कार्यक्रम जितने भी हैं उनको हटा दिया जाएगा। और ये यूजीसी ने साफ कहा है कि ये सलाहकारी नहीं है, मतलब ये मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये मतलब परिवर्तनीय है, ये लागू हो रहे हैं। अच्छा, ये लागू होने की शुरुआत तो हमने बताया 16 में आत्महत्या हुई वेमुला की। उसके बाद 2019 के आईआईटी दिल्ली
के अध्ययन में एक गंभीर चिंता बताई गई कि 75% निम्न जातियों के लोग परिसर में भेदभाव का सामना करते हैं, SC ST OBC। तो OBC SC ST शामिल थे, OBC को शामिल करके सामाजिक न्याय का एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया। लेकिन अब ये विरोध शुरू हो गया, सवर्णों द्वारा विरोध शुरू हो गया। विरोध का कारण उनका ये है कि क्या वह अन्याय हमारे साथ भी हो सकता है? सवर्ण में भी कुछ ऐसी गरीब तबके के लोग हैं या कम आय वर्ग के लोग हैं जो उनके साथ भी अन्याय हो सकता है, उनके लिए कोई ऐसी कानून नहीं? क्या जैसे SC ST और OBC के साथ होगा तो उनके लिए कमेटी बनेगी, वो पूरा न्याय करेगी, लेकिन क्या सवर्ण छात्र के साथ कोई ऐसी चीज़ होती है तो उनके लिए क्या है? क्योंकि हो उनके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ, परसेंटेज कम हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसको लेके उनका विरोध चल रहा है। तो अच्छा, एक चीज़ हम भी मानते हैं कि जैसे इससे कानून के, देखिए कोई भी कानून बनता है उसके प्लस माइनस होते हैं। प्लस में हमने बात की, माइनस क्या हो सकता है कि जैसे जाति आधारित भेदभाव संविधान में निहित समता, गरिमा और बंधुत्व के सिद्धांतों को कमजोर भी करता है। देखिए कोई भी कानून अगर जाति के आधार पर बनाया जा रहा है, जो विरोध का मुख्य बिंदु है, तो वो समानता मतलब भेदभाव तो वहीं हो गया एक, क्योंकि या जाति के आधार पे आपने बांट दिया, एक तरफ जातियों को आप समाप्त करने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ जाति के आधार पे कानून बनाते हैं, ठीक। और जाति आधारित भेदभाव अगर हो रहा है तो गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में सीमित प्रवेश होगा, क्योंकि फिर इससे SC ST OBC के लिए कुछ सीटें रिजर्व होंगी, कुछ और सीटें रिजर्व हो सकती हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश होगा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब एडमिशन हमेशा, चाहे वो डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, किसी में एडमिशन जो हो वो गुणवत्तापूर्ण आधार पर होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक आप ये समझिए कि जैसे मनोवैज्ञानिक एक बहिष्कार की भावना डेवलप होगी, जैसे वो SC हैं, वो ST हैं, किसी भी परिसर में वो OBC हैं, और एक सवर्ण समाज हो गया, तो ये एक गुट बन के टहलेगा वहाँ। अरे भाई इनको छोड़ो, एक मतलब आरक्षित वर्ग की पहचान से जुड़ जाएगा कि, तो ये एक उनके ये समझिए सामाजिक कलंक, एक विद्यार्थियों की चिंता, सामाजिक कलंक, आत्मसम्मान की कमी, ये सब चीज़ें भी जो है आ जाएंगी। तो एक थोरात समिति आई थी 2007 में, तो उन्होंने इस पर प्रकाश डाला था और कहा भी था कि छात्रावासों, भोजनालय और खेलों में कहा कि उपेक्षित समुदाय के छात्रों को यह पृथक कर देता है, जो अभिजात वर्ग के भीतर घेट्टो का निर्माण करता है। घेट्टो मतलब एक एकांतिक क्षेत्र का निर्माण करता है। तो एक चीज़ ये हो गई। तो और एक चीज़, इस ऐसे कानून लाने का मतलब भी ये है कि आपकी पूरी निष्क्रियता है, आपके शिकायत निवारण की विफलता है। आपको पीड़ित को आप न्याय दिलाने की बजाय संस्था की प्रतिष्ठा और रक्षा, उसके मामले को आप दबाते हैं। तब ये कानून लाया गया। तो फिलहाल शिक्षा के जातिगत भेदभाव के समाधान के लिए अनुच्छेद 15 पहले से ही है, 46 है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, ठीक है। एक श्रेष्ठ पहल है, वो भी जो है मेधावी अनुसूचित जनजातियों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में आवासीय शिक्षा प्रदान करता है, और सरकारी स्कूल शिक्षा की गेटोइजेशन, जिसमें हमने बात की, थोरात समिति ने बताया था, तो उस पे है। टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम है, इसमें भी मतलब ये सब आरक्षित वर्गों को शिक्षा देने के लिए है। PM अजय है, ये सब अनुसूचित जात जनजाति के लिए जितनी योजनाएं हम बता रहे हैं वो सब उनके लिए है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो एक सोशल ऑडिट होना चाहिए, ठीक। एक समावेशन पाठ्यक्रम हो। समावेशन पाठ्यक्रम मतलब अगर आपको करना है तो दलित इतिहास, उसके साहित्य को और स्थान दिया जाए पाठ्यक्रमों में, जिससे उसके प्रति लोगों का नज़रिया बदले, उनके प्रति सम्मान बढ़े, ठीक है। और एक मेंटरशिप सर्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब जो सांस्कृतिक और सामाजिक दूरियां कम हों। फैकल्टी की संवेदनशीलता होनी चाहिए, जो है ये रैंक सार्वजनिक रूप से जैसे पूछना है ऐसा ना करें, किसी का नाम, उसका सरनेम, ये सब चीज़ें भी ना हो, ठीक है। और बाकी चीज़ें बहुत हैं, इस पर बात किया जाए तो घंटों बात किया जा सकता है, लेकिन आपके लिए हमने जो है एक छोटा सा वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें किन किन आप परीक्षाओं में भी, इंटरव्यू में, आपके मेंस में या कहीं भी प्रीलिम्स से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट पर हमने चर्चा कर ली है। तो इस पर आप जो है इस पर ध्यान दीजिए, इसका अध्ययन कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।